जय हिंद बच्चों, पेयर इज द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है और 24 अप्रैल से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसी को नजर में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे अब कि क्लास 10th के जो मैथ है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आपका रियल नंबर्स हो गए, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर को हम एक पहले ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, उसके बाद जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे कि सर ये वाला चैप्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है उसको आप रिवीजन करा दीजिए, तो हम वैसे पूरा चीज आपको रिवीजन करा देंगे। तो आज जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब यह कहा जाए कि पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बच्चों का ये कमेंट था और कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, और हमने ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ाया भी है, लेकिन यहां पर हम रिवीजन कराएंगे। और आप ये बात एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बच्चा कि जितने क्वेश्चन मैं यहां पे कराने वाला हूं, अगर आप लोग पूरा ओवरऑल पूरी मैथ पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरी मैथ नहीं पढ़े होंगे, तो यहां पर इतना आप समझ लीजिएगा कि जितने मैं यहां क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड जितने मैं यहां पर क्वेश्चन करा दूंगा, अगर सिर्फ आप उतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप ये वहां पर देखेंगे कि सेम इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम टू सेम आपके पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो वो यही सेम क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, लेकिन इसी पैटर्न पर रहेंगे। तो पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मुझे पता है कि बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से मुझे पता है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मुझे अनुभव है, और उसी अनुभव के साथ मैं आपके सामने हूं। और देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, और इसका लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, जैसे इस आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से इसको, यहां पे दिया गया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान से आप दो चीजें समझ लीजिए। पहले आप देखिए, सबसे पहले तो इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे वो फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। पहले आप इधर देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। पहले आप याद रखिएगा, एक सिंबल है, ये है लिखा हूं, आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, ये है लाल बटे कका। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्ट हो रही है तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये लिखा हुआ है लाल बटे कका। अब इसे आप बनाएंगे कैसे, इसका क्या मतलब होता है वो समझना है। देखिए बच्चा, सबसे पहले एल से हम कहेंगे लंब। एल से हम क्या डिनोट करेंगे, एल जो हमारा साइन है वो डिनोट करेगा किसको, लंब को। किसको डिनोट करेगा, लंब को। ए से हमारा डिनोट करेगा आधार को। किसको डिनोट करेगा, आधार को। और एल फिर वही लंब है। तीसरा बच रहा है बच्चा के। के से हमारा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस ये होता है। अब इसी से इसका फार्मूला कैसे बनेगा कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा कैसे होगा, वो ध्यान समझना है। तो यहां पे ध्यान से आप लोग देखिए, जैसे अब यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहले इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का आप फार्मूला देख लीजिए ध्यान से। पहला जब हम लोग साइन थीटा बनाएंगे बच्चा, तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा, ये देखिए पहला जो ये इसका नंबरिंग भी याद रखिए, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे आपका आएगा, और ये किस नंबर पे आएगा, आपका थर्ड नंबर पे आएगा। तो जो फर्स्ट नंबर का है साइन थीटा बच्चा, वो पहला ये वाला साइन आएगा। समझ में आ रहा है, जो साइन थीटा वो हो जाएगा एल अपॉन के। ये क्या आ जाएगा, एल अपॉन के। एल अपॉन के आ जाएगा। और एल से मैंने आपको बताया कि एल से क्या होता है, लंब होता है, तो यहां लिखेंगे आप लंब। और अपॉन में क्या आ जाएगा, के फॉर होता है कर्ण, तो यहां पे लिख देंगे लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पे बच्चा कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा के लिए ये देखिए पहला साइन हुआ, और ये हो जाएगा आपका दूसरा सिंबल, ये देखिए दूसरा, और ये आ जाएगा आपका तीसरा। तो दूसरे में देखिए क्या है, ए अपॉन के दिया गया है ना, क्या है, ए अपॉन के है। तो ए से मैंने अभी आपको बताया है, ए से होता है आधार, तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन के। और ए से हम जानते हैं से क्या होता है, ए से आधार होता है, और ये के से हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, देन उसके बाद देखिए अब तीसरा है टेन थीटा।
tan के लिए लास्ट में देखिए क्या है, L अपॉन A है, मतलब लंब बटे आधार है। तो यहां पे हम लिखेंगे L अपॉन A, और इसी को कहते हैं बच्चा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय साइन सिंबल्स त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैंने यहां बात की है सिर्फ 3 की, मतलब 3 और बाकी हैं। तो जो 3 और बाकी है देखिए उनका क्या होता है। सीधे सीधे आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, देन उसके बाद याद रखिएगा आप कॉसेक सेक कॉट। ये सिंबल एकदम यही आप रेशियो में याद रखेंगे तो आपको इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये फॉर्मूले बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से रहेगा। तो पहला मैंने बोला साइन कॉस टेन, देन उसके बाद याद रखिएगा आप कॉसेक सेक और कॉट। तो अब देखिए साइन का जस्ट अपोजिट किसकी बात होती है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है बच्चा कॉट, सॉरी कॉसेक। तो यहां लिख देंगे हम कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा के क्या होगा बच्चा, जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए आप। तो ये देखिए एल अपॉन के है तो आप कर देंगे के अपॉन एल। क्या कर देंगे आप, के अपॉन एल, और के अपॉन एल का मतलब होगा कर्ण बटे लंब। तो इसको लिख देंगे आप कर्ण और अपॉन में लंब। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चा। अब देखिए कॉसेक है, और मैंने आपको बताया कि कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक आता है। तो आप याद रखिएगा कि सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा के लिए आप क्या करेंगे, कर्ण अपान आधार कर देंगे। क्या कर देंगे, कर्ण अपान आधार, जस्ट इसी का अपोजिट कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। लास्ट अब बचा हुआ है टेन, टेन का जो अपोजिट होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। तो यहां लिख देंगे आप कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए लंब बटे आधार है तो आधार बटे कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग अगर हाई स्कूल में हैं तो आपको ये फार्मूले तो लर्न होंगे। अगर लर्न नहीं है तो आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा। मैं बताया ना, यहां पर जो मैं स्टार्ट करूंगा एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, और वो चैप्टर जब खत्म होगा तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। मतलब बेसिक से होते हुए आप एकदम हाईएस्ट जहां तक मतलब जितना टफ क्वेश्चन बोर्ड में बना सकता है उतने टफ क्वेश्चन तक की हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फार्मूले का, देन उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे हम उसकी बात करते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहां पे दिया गया tan p माइनस कॉट आर का मान दीजिए। ध्यान से सीधे सीधे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी हो सकता है कि आपसे ये एक फिगर दे देगा, एक फिगर देने के बाद ये मैं अपने से बना रहा हूं फिर इसको भी सॉल्व कराऊंगा, आपसे सिर्फ इतना फिगर दे देता और फिगर देने के बाद सिर्फ आपसे इतना पूछता कि tan p की वैल्यू आप बताइए। किसकी वैल्यू बताना है, tan p की। अभी आप इस चीज को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आपको देखना है कि tan p की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान समझना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगी tan p, ये p कुछ है नहीं, ये p की जगह पे a भी हो सकता था, p की जगह पे थीटा भी हो सकता था। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो tan p है ये डिनोट कर रहा है बच्चा कि ये जो एंगल है ये एक न्यून कोण है। कैसा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। तो ये जो p है ना ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसकी पूरी वैल्यू जो होती है, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो यहां आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सिंबल है, ध्यान से ये देखिए पी क्यू आर है, जहां पर क्यू कितना है, क्यू ये सिंबल डिनोट कर रहा है क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है। तो आप समझिए अगर क्यू 90 हो जाएगा तो आपको पता है कि 180 में से 90 हम माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। इसका मतलब है कि पी और आर दोनों को मिलाने पर 90 आएगा। तो जाहिर सी बात अगर दोनों को मिलाने पर 90 आएगा तो अगर मैं ऐसा कहूं कि एक अगर 89 है तो दूसरा 1 होगा, मतलब देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, 90 से कम है कि नहीं। इस यही डिनोट करता है, यहां पे जो भी रहेगा ना ये डिनोट करता है एक्यूट एंगल को, न्यून कोण को। और आप जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है बच्चा, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है उनको हम कहते हैं न्यून कोण। तो ये P जो सिंबल है ये डिनोट करता है न्यून कोण को। तो P की जगह पे आपको थीटा भी मिल सकता है, A मिल सकता है, B मिल सकता है, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि tan p कैसे वैल्यू इसकी निकलेगी। tan p का देखिए ध्यान से मान कैसे निकलेगा। देखिए
अब जब भी tan p की वैल्यू निकालना रहेगा, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आप एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बाकी सारे वैसे हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ना बच्चा, इस ट्राइंगल को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल को हमको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट आप कैसे करेंगे वो समझना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये समकोण त्रिभुज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिना समकोण त्रिभुज के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि जब वो क्वेश्चन देगा तो इसमें ये आपको दिमाग में भी रखिएगा कि ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहां से आप समझ जाएंगे, यहां पे 90 डिग्री दिया है तो वो समकोण त्रिभुज है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल की वैल्यू को हमको कंप्लीट करना है। तो यहां पे देखिए 3 होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो अगर इस पे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो बच्चा, ये जो है हमारा वैल्यू, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। आपको अच्छे से पता है जो सबसे बड़ा मान होता है किसी भी त्रिभुज का, जो सबसे बड़ा मान होता है वो होता है हमारा कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, 12 हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे बच्चा, तो कर्ण हमारा फिक्स रहेगा। जो कर्ण की वैल्यू रहेगी वो कभी भी बदलेगी नहीं, किसी भी कंडीशन में कर्ण की वैल्यू नहीं बदलेगी। बट लंब और आधार आपका बदल सकता है। कैसे बदलेगा वो उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल को हम करेंगे कंप्लीट, मतलब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। ये तो बड़ी अच्छी बात तो है नहीं कि भाई 2 लोगों की वैल्यू पता है, एक की वैल्यू नहीं पता है, बेचारा चिल्लाने लगा कि मेरा भी तो कुछ मान सम्मान रखो ना। तो इसके चलिए मान सम्मान के लिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान मतलब सोचना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बट इसकी वैल्यू नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा और अभी पता चलेगा कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 वैल्यू पता है और तीसरी वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो आप अच्छे से एक लोगों का नाम अच्छे से सुने होंगे, पाइथागोरस जी का। बस पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम बच्चा क्या होती है, वो होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये सबको अच्छे से याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो कर्ण स्क्वायर होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पे सिर्फ आपको यही देखना है कि लंब, देखिए कर्ण आप फिक्स कर लेंगे ना तो आपका गलत भी होगा, तो गलत होने का चांस नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि सर ये 12 है, ये 13 है, देखने में तो छोटा है, बट ऐसे आप थोड़ी कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू कम होगी। तो एक और मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे समकोण बनता है, 90 डिग्री बनता है, उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड लाइन बच्चा कौन सी है, ये 13 सेंटीमीटर दिख रही है ना। इसका मतलब है कि जो समकोण के सामने वाला जो भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण। तो इसका मतलब 13 हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बच्चा हमारा कर्ण। तो ये कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए लंब कितना है, आप अच्छे से पता है, लंब आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना दिया गया, आधार हमको ये क्यू आर दिया गया है। आधार की वैल्यू नहीं पता, यही इसी के लिए तो हम कर रहे हैं, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। अब 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 आएगा। और ये 112, ये जो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144। कितना आएगा, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए 169 तो ये इधर ही रहेगा, 169 इधर ही रहेगा, सॉरी 169 इधर ही रहेगा, और इस चीज की जरूरत हमको नहीं है। तो अब देखिए ये 144 इधर जब आएगा तो -144 हो जाएगा, -144 इक्वल, यहां देखिए ये क्यू आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब 144 में से क्या करेंगे, 169 में से 144 को आप माइनस कर देंगे, तो 9 में से 4 माइनस होगा 5 आ जाएगा बच्चा, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 जब माइनस होता है तो रसगुल्ला बचता है हमारा। तो रसगुल्ला यहाँ पे अभी खाने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब हमको क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए सिर्फ क्यू आर। तो आप अच्छे से पता है कि स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, चलिए बता ही देते हैं। तो ये रूट में आ जाएगा, 25 किस में आ जाएगा, रूट में आएगा, और ये हो जाएगा क्यू आर। अब ये स्क्वायर जब इस तरफ ट्रांसफर हुआ है तो यही अंडर रूट बन गया है। अब जब अंडर रूट की आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5, कितना आएगा 5। लेकिन जब रूट से हम वैल्यू निकालते हैं बच्चा तो वो प्लस भी है, प्लस 2 वैल्यू आती है, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। तो जब भी आप रूट से आंसर निकालते हैं ना, तो जैसे आप ये निकालेंगे जब इसका आंसर, तो ये आ जाएगा क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आती है प्लस और -5।
ये क्या आएगा, +-5 आएगा। लेकिन बच्चा हम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली लेंगे, क्योंकि बच्चा ये हम ये क्यू आर की वैल्यू 5 लेंगे। कितना लेंगे, 5 लेंगे। क्यों लेंगे ये समझिए, क्योंकि ये बच्चा ये एक दूरी है, ये क्यू आर के बीच की दूरी है, और आपको पता है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। सोचिए मैं यहां खड़ा हूं तो इधर मैं चला तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया कि नहीं, क्या मैंने डिस्टेंस जो कवर किया ये कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो इसी वजह से ये क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5, क्यू आर 5। अगर ये सेंटीमीटर में है तो बच्चा ये भी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मेरी बात को आप ध्यान समझ गए। तो इसका मतलब जो क्यू आर की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5 सेंटीमीटर। बात खत्म। आपको पहला मिशन हो गया। जब इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत आप सबसे पहले ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर दिया आप ट्राइंगल। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने आपको बताया था कि तोड़ के आप करिए। पहले tan p की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan p की। तो चलिए tan p की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब हम निकालते हैं tan p की वैल्यू। तो यहां लिखते हैं tan p। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री साइन याद होना चाहिए। जैसे मैंने ये बताया था ना, ये वाला लाल बटे कका, ये आप वाले कका नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री के कका है, ठीक है। तो ये tan तीसरे रेशियो में आता है, और तीसरा रेशियो आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है। तो हम यही लिख देंगे यहां पर बच्चा, लंब और बटे में आधार, लंब बटे आधार। समझ में आ गया, लंब बटे आधार हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझिएगा। जिसकी भी वैल्यू निकालना है, जो यहां पर देखिए P है ना, तो ये हमेशा आधार में होना चाहिए। जैसे मैं यहां वैल्यू निकाल रहा हूं tan P का, तो P हमेशा आधार पे होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अभी तो P कहां पर है, अभी P यहां पर है। बात समझ पा रहे हैं। तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा तो मैंने पहले ही आपसे बताया था कि कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। बदलेगा सिर्फ दो चीजें बच्चा, लंब और आधार। हम अपनी जरूरत के हिसाब से, हम इंसान हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब टाइप का आदमी है, ये इससे हम उलझ नहीं सकते हैं, ठीक है। सूट उट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ हम किसको बदल सकते हैं, ये भाई सिंपल आदमी है, ये भी सिंपल आदमी है। इनको हम यहां से उठा सकते हैं, यहां रख सकते हैं, इनको यहां से उठा सकते हैं यहां। मतलब क्या है कि लंब को हम आधार बना सकते हैं, आधार को लंब बना सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला है कि जो P है, मतलब ये जो P है ये हमेशा किस पे होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए। तो अब थोड़ी देर के लिए मानिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कि ये जो PQ लाइन है, कौन सी लाइन है, जो PQ लाइन है, आप इसको मान लीजिए आधार। क्या मान लीजिए, आधार। अब ये देखिए जो 13 है ना बच्चा, ये हमारा कर्ण फिक्स है, इसको हम हाइपोटेनियस ही बोलेंगे। ये हाइपोटेनियस से चेंज नहीं होगा, बट ये परपेंडिकुलर और बेस को हम चेंज कर सकते हैं। हमको P बेस पे चाहिए, इसलिए हम ये जो PQ लाइन है, PQ को हम क्या मान लेंगे, PQ को हम मान लेंगे बेस, मतलब आधार। तो अब इस tan P के लिए ये जो बच्चा, ये जो है ना पार्ट, ये 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और ये हमारा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है अगर ये आधार हो गया, दूसरा बच आ रहा है लंब, तो ये हो जाएगा हमारा लंब। समझ में आया। तो यहां पे देखिए tan P बराबर लंब बटे आधार लिख दिए हैं। तो यहां पे देखिए tan P इक्वल tan P, लंब की वैल्यू देखिए कितनी है, 12 है बच्चा। लंब कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और आधार कितना है, आधार आपका 12 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 12। हो गया, tan P की वैल्यू निकल गई 5/12। बात समझ में आया, tan P की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5/12। अब हम निकालते, देखिए यहां पे दो निकालना है आकृति में, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P हमने निकाल दिया है, अब निकालना है हमको cot R। जब cot R निकाल देंगे तो tan P में से cot R को माइनस कर देंगे। तो अब चलिए निकालते हैं cot R की वैल्यू। अब हम निकालते हैं cot R। देखिए cot R कैसे निकलेगा, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ आपको R को ध्यान पे देना है। जैसे ही आपके R दिमाग में है, आपको R को बेस पे रखना है। आप R कहां पे है, R देखिए यहां पर है, R यहां पर है ना। तो अब देखिए R, देखिए आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी, सर कि P यहां पर है, तो आपने यही लाइन क्यों डिसाइड किया, PQ ही क्यों डिसाइड किया, PR क्यों नहीं डिसाइड किया? क्योंकि बच्चा PR हम इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि PR फिक्स है, PR सिर्फ कर्ण होगा। तो वैसे ही यहां पर अगर R देखेंगे तो R भी दो लाइन पे है, एक है PR पे और एक हमारा QR पे। तो मैंने बताया है कि PR तो कर्ण है, इसलिए चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए cot R के लिए
ये जो क्यू आर है अब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि जब जो यहां पर रहता है, जो एक्यूट एंगल रहता है वो हमेशा बेस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, बेस मतलब आधार पे होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये क्यू आर क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें के लिए फॉर आर मैं ऐसे लिख देता हूं, आर के लिए, आर के लिए अपने दिमाग में रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अब हमारा आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये चेंज होकर अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। बात समझ में आ रहा है। तो कॉट आर का फार्मूला आपको पता है कि साइन होता है साइन कॉस टेन, फिर उल्टा करेंगे तो कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। मतलब ये जो तीसरा है जो टेन है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन को उल्टा जब काट होगा तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसको लिख देंगे यहां पर हम आधार अपॉन परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो देखिए बच्चा आधार कितना है, आधार देखिए यहां से ध्यान से देखिए, आधार 20 क्वेश्चन के लिए इसका आधार मत समझ लीजिएगा कि इसका आधार 12 है तो आप 12 रख दीजिए, नहीं, अब नया आधार आपको मिल गया है। अब नया आर के लिए देखिए मैंने यहां पे लिख दिया है, आर के लिए आधार, आधार कितना है 5, ये हो जाएगा 5, और इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, इसके लिए लंब ये वाला हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12। बात समझ में आया। इसका मतलब tan p का मान भी 5/12 आया है, cot r का मान भी 5/12 आया है। लेकिन देखिए अब यही क्वेश्चन है, कभी कभी आप सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, एक आपको ऐसा फिगर दे देगा, देन उसके बाद बोलेगा कि आप tan p निकालो cot r निकालो, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देगा। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा तो अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पूछ लेगा तो यही वैल्यू उठाकर इसमें रख देना है। तो इस तरफ हम लोग देख लेते हैं, इधर हम लोगों के पास जगह है, तो हमको निकालना है बच्चा tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ठीक है, तो tan p का मान निकालना है, तो tan p का मान देखिए यहां से बच्चा कितना आया है, 5/12 आया है, तो tan p का मान हो जाएगा 5/12 माइनस cot r का मान देखिए कितना आया है, cot r का भी मान आया है 5/12, तो ये 5/12 तो ध्यान से देखिए। अब देखिए 5/12 यहां भी है, 5/12 यहां भी है, तो दोनों बराबर है, तो आपको पता है अगर 2 - 2 होता है तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम वैसे ही 5/12 में से 5/12 निकल जाएगा तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये बच्चा निगेटिव है, ये 5/12 निगेटिव और ये 5/12 पॉजिटिव है, तो दोनों से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, रसगुल्ला हमारा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। चलिए बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां दिया गया है कि साइन, कौन सा कलर ले लें जो अच्छा लगे आप लोगों को देखने में, व्हाइट ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ये दे देगा साइन ए, और देखिए पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, उसमें क्या बोला था, उसमें आपको फिगर दे दिया था, इसमें आपको फिगर नहीं दिया तो फिगर बनाना पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तुरंत एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज तुरंत आपको बनाना है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए बच्चा। ये देखिए यहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारा बन गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ध्यान यही देना है कि ये ए है ना, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि ए का मतलब होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो इसका मतलब ये न्यून कोण या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है, ये न्यून कोण नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये न्यून कोण नहीं होगा, तो मतलब ये हम इसको यहां मान लेते हैं, ये न्यून कोण है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल हो गया हमारा एबीसी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे, यहां से आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या लिखेंगे, दिया है साइन a इक्वल 3/4। अब यहीं से आपका स्टार्ट हो गया, साइन a इक्वल हो गया 3/4। पिछले वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल दे दिया था, ट्राइंगल की 2 वैल्यू दिया है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं, सिर्फ इतना दिया है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब ट्राइंगल पे यहां से आप 2 वैल्यू रखेंगे, और आप समझ गए होंगे कि साइन का जो फार्मूला होता है ये हमेशा आप इसको काका को अपने याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये है लंब बटे, सॉरी साइन ए है, साइन ए फर्स्ट होता है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां लिख देंगे हम लंब बटे कर्ण, तो यहां लिखेंगे हम ऐसे लिख देते हैं लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण। अब साइन ए, तो यहां पे ये समझना, ए हमेशा होता है आधार पे, तो देखिए आधार ए कहां पर है, ये है, तो इसमें 2 आधार हो सकते। देखिए ये आधार हो सकता है, ये आधार तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ए बी हमारा आधार हो जाएगा। तो ए बी को हम आधार मान लेते हैं, ये हमारा हो गया बच्चा आधार। ये हमारा कर्ण फिक्स होता है तो इसको लिख देते हैं भाई साहब हम कर्ण, और ये हमारा लंब होता है तो ये हो जाएगा लंब। हमने ऐसे लिख दिया है। ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, मतलब कभी लंब ये बन सकता है और कभी आधार ये बन सकता है, लेकिन ये भाई साहब नहीं बदलने वाले हैं, इनको पड़ा रहने दो। तो यहां पे देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है बच्चा, लंब की वैल्यू यहां से देखिए, लंब की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, तो लंब की जगह पे आप 3 लिख दीजिए। कर्ण कितना दिख रहा है, कर्ण की वैल्यू दिख रही है 4, तो कर्ण की जगह पे आप 4 रख दीजिए, मतलब ये पिछला क्वेश्चन बन गया। ट्राइंगल आपको दिया गया है, ट्राइंगल में आपको 2 वैल्यू दिया है, तीसरी वैल्यू आपको निकालना है। सेम पिछला वाला क्वेश्चन बन गया है, तो 2 वैल्यू दिया, तीसरी वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चच्चा को याद कर लीजिए अपने पाइथागोरस जी को, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा था, लेकिन उसमें भी लिख लीजिएगा, लिख के करिएगा हर चीज को, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो प्रमेय वही होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण की वैल्यू देखिए कितना दिया है, कर्ण की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितना दिया है, लंब की वैल्यू दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी है, आधार हमको पता नहीं है, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, मुझे लगता है आपको लगता हो तो पता नहीं, इतना कर लेना प्लस माइनस घर पे। अब 3 का कितना होता है, 9 होता है, तो ये 9 हो जाएगा, सही है, हाँ ठीक है, ये होगा ए बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अब देखियो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 16 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो 16 में से 9 माइनस कर दीजिएगा। जब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा ना, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा सॉरी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो 9 में से जब 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये आया ए बी की वैल्यू, हमको चाहिए ए बी, ये आया है ए बी स्क्वायर की वैल्यू, हमको चाहिए ए बी की वैल्यू। जब ए बी की वैल्यू चाहिए तो ये जो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा √7, और ये हो जाएगा ए बी। अब आपको पता है कि √7 का हम अंडर रूट निकाल नहीं पाएंगे, तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी रख देंगे, √7 ही रख देंगे। देखिए उसी को सॉल्व करिएगा जिसकी परफेक्ट स्क्वायर निकल पाएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर निकले ही, 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप देखिए 7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, सिर्फ ये डिवाइड होगा तो 7 से डिवाइड होगा, इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ते हैं, इसको सॉल्व, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इसको इतना ही पड़ा रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से आगे की चीज, इसका मतलब कि ए बी की वैल्यू आ गई है √7, तो ए बी कहां था, ये था, ये हो गया है √7, मतलब आधार की वैल्यू आ गई है √7। अब ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना क्या है, पहला cos a निकालना है, तो यहां पे देखिए ध्यान से cos a निकाल दीजिए। तो यहां निकालेंगे आप cos a, cos a निकालेंगे तो आपको पता है पहला होता है साइन और दूसरा क्या होता है cos, और यहां पे दूसरा cos में क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहां पे लिख देंगे आप आधार मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब यहां पे देखिए हमको निकालना है क्या, cos a, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसी को बार बार देखें, a बेस पे होना चाहिए, तो a बेस पे देखो अभी बेस पे है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो यही चीज रहने देते, सारी चीजें यही रहेगी। तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 है, तो यहां पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, tan a, तो tan a भी यही निपटा दीजिए, tan a। अब tan a की फॉर्मूला में आता है लंब बटे आधार आता है, तो यहां लिख दीजिए आप लंब अपॉन आधार, ये सब लिखिएगा जरूर एग्जाम में, शॉर्ट में मैं भी कर सकता हूं, ये इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग ऐसा लिखना सीखे। tan a हो जाएगा लंब बटे आधार, और इसके लिए बच्चा देखिए लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 दिया गया है, परपेंडिकुलर 3 है, और आपका बेस कितना है, बेस है आपका √7। तो ये देखिए 2 आंसर आपके हो गए, cos a की वैल्यू हो गई √7/4 और tan a की वैल्यू हो गई 3/√7, और यही दोनों मान आपसे पूछा गया था, यही दोनों मान आपसे पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही था, बस उस पिछले क्वेश्चन में क्या कर दिया था, इसने cos a
tan a कर दिया, तो यहां माइनस करना था। अब इसको भी माइनस करना होता तो इन दोनों को अलग से रख के माइनस करते, बट इसमें पूछा नहीं गया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं तक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। यहां दिया गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद करना है। कोई दिक्कत नहीं, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो अब पिछले वाले क्वेश्चन में साइन ए इक्वल अपॉन में कुछ दिया था, यहां पे कुछ अलग दिया है, कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे सोल्यूशन स्टार्ट करिए और देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए सोल्यूशन हम करते हैं, यहां पे लिखिए दिया है देखिए ये दिया गया है 15 cot a इक्वल दिया गया है 8, ये 8 दिया गया है। तो यहां से आप अच्छे से जानते हैं कि 15 cot a यहां पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 15 अगर उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot a इक्वल 8/15। कितना हो जाएगा 8 cot a बराबर हो जाएगा 8/15, तो ये हो गया। अब देखिए सीधे सीधे ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया है, तो आप तुरंत एक बना लेंगे ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल ये रहेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। और यहां पे देखिए ए हमेशा किस पे होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। ए किस पे होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। तो बेस मतलब ये न्यून कोण होना चाहिए, ए किस पे होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो हम यहां पे ए बनाते हैं और ये इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, मतलब बी हमारा क्या है, समकोण है। तो 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, सॉरी 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस होती है, मतलब कर्ण होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। और बेस पे हमारा क्या है, ए है, तो इसको मान लेंगे हम आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब। ये चीज तीनों चीज हम मान लिए तुरंत। अब यहां पे देखिए cot a, cot 6 रेशियो होता है। देखिए यहां पे अपने बाबा को याद करिए, लाल बटे काका, सॉरी बाबा नहीं काका। आपको पता है cot 6th नंबर पे आता है, और 6th नंबर पे क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब a/a, और a/l, a का मतलब होता है आधार, l का मतलब होता है लंब। तो यहां पर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो जाएगा, ये भी मिट गया क्या, इसको देखिए, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 8/15 हो जाएगा, और इसको हमने लिखने के लिए आधार अपान लंब करेंगे, ये हो जाएगा आधार और अपान लंब। ठीक है, आधार अपान लंब हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि अब हम इस ट्राइंगल को करेंगे कंप्लीट, क्योंकि देखिए आधार की वैल्यू कितनी दी गई, 8 दी गई है, यहां पे आधार हो जाएगा 8 हमारा, लंब कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लंब हमारा 15। तो अब हमको कर्ण की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो चलिए कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हम किसको याद करेंगे, चच्चा को, चच्चा मतलब पाइथागोरस जी। तो यहां पे वही चीज लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर कोई कलर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इस कलर का यूज ना करिएगा, तो हम उस कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए कर्ण की वैल्यू आपको नहीं पता, यहां पे कर्ण की वैल्यू आपको पता करनी है। तो कर्ण क्या है, AC है हमारा, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम AC का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये देखिए AC हम लिखेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है तो 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब हमको AC निकालना है तो AC का स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा यहां पर, 6 और 2 8 हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा हमारा 2। समझ में आ गया। तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो गया है 289। तो हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू किसकी, AC की। तो जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो 289 ये हो जाएगा रूट में, कितना हो जाएगा रूट में। तो AC की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये AC और 289 का जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहां पे आप देख निकाल लीजिएगा। तो
तो AC की वैल्यू होगी 17। तो इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चा? 17 सेंटीमीटर। कर्ण की वैल्यू हो गई है 17 सेंटीमीटर। ये हो गया 17 सेंटीमीटर। अब हमारा जैसे ही ट्राइंगल कंप्लीट होता है वैसे हमारा पूरा काम हो गया। अब सीधे सीधे देखना है साइन ए और फलाना। देखिए पहला दिया गया है साइन ए निकालना है हमको निकालना है साइन ए। अब साइन आपको पता है फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो वो होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर यही है। क्यों? क्योंकि बेस सॉरी ए पे ए है ना, ए हमेशा बेस पे होना चाहिए, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये होता है एल अपॉन के, तो एल फॉर होता है लंब, तो इसकी वैल्यू दिया गया है। पहले हम डायरेक्ट कर दें, चलो 15 अपॉन, ओह गुड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, साफ कर दो, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया? 15 दिया गया है, लंब 15, और कर्ण कितना दिया गया है? 17 सेंटीमीटर। ये देखो 15 है, इस थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा था इसलिए बार बार मिल जा रहा है, तो लेकिन आप समझ लीजिए कि ये 15 दिया गया है। दूसरा आपको निकालना है सेक ए। तो अब ये देखिए यहां पर सेक ए, अब सेक होता है पांचवा रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक होता है, मतलब पांचवा रेशियो। तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा पांचवा। तो पांचवा का मतलब ये इधर से इधर जाएगा। तो कर्ण अपान आधार, तो कर्ण यहां पे दिया गया है 17, कर्ण बटे आधार, और सॉरी कर्ण बटे आधार, आधार का मतलब बेस, और ये चला गया क्या? आधार कितना था? 8 था, तो यहां पे देख लीजिए आधार, ये आपका आधार की वैल्यू 8 थी, ठीक है। तो 15 और आधार की वैल्यू हो जाएगी 8। तो सेक ए का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17/8, और साइन ए का मान जो आ जाएगा 15/17, और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है, यदि के बाद रुक गए, मतलब रुक जाओ, हाँ अब देखो यहां दिया गया यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। आपको पता है एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, ये न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन है रिलेटेड वही क्वेश्चन से। तो यहां पे देखिए क्या दिया गया है, ये हमको दिया गया है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जब भी कुछ दिया रहता है, कुछ प्रूव करना रहता है, तो सबसे पहले उसको लिख लिया करो। तो यहां आप पहले लिख लोगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे दिया है, क्या दिया गया है बच्चा? दिया गया है कॉस ए इक्वल कॉस बी, ये आपको दिया गया है। और दूसरी चीज कि ये दिखाना है, दिखाने का मतलब होता है सिद्ध करना, कुछ दिखाना नहीं होता है, ये होता है सिद्ध करना। तो सिद्ध करना क्या है, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, सिद्ध करना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल ए इक्वल होता है एंगल बी के, ये हमको प्रूव करके दिखाना। तो अब इसको हमको सॉल्व करना, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया है उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो जो दिया गया है उसी को ले लेंगे, मतलब यहां दिया गया है कॉस ए इक्वल दिया गया है कॉस बी। अब यहां पे ध्यान से इन दोनों पॉइंट को देखिए, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो तो यहां पर ट्राइंगल एक बनेगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल ए और एंगल बी को न्यून कोण, तो देखिए यहां पर एक हम ऐसे ट्राइंगल बना दे रहे हैं, देखिए तो एक यहां पर हम ट्राइंगल बना दे रहे हैं। अब उस ट्राइंगल में इसने सीधे सीधे बोल दिया बच्चा कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब ए और बी न्यून कोण होगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ए और बी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसको यहां पर हम सी मान लेते हैं, क्योंकि ए 90 नहीं हो सकता है तो ए और बी दोनों 90 नहीं हो सकते हैं, तो सी 90 हम कर देते हैं। बाकी दो बचे हैं, इसको आप यहां पर ए मान लीजिए, इसको यहां पर बी मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे इसको आप बी मान लिए, उसको ए मानिए, कुछ मान सकते हैं। तो आपने ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहले हम कॉस ए के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? कॉस ए के बारे में सोचते हैं। क्या सोचेंगे, ध्यान से देखिए। फार्मूला आपको पता है, ये हमारे
लाल बटे कका, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लाल अपॉन कका। तो यहां पर हमको कॉस है, कॉस सेकंड रेशियो होता है बच्चा, इसका मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां हम लिख लेंगे कि ये होता है आधार और अपॉन आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और इसके लिए देखिए कॉस ये भी है, तो ये भी हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, ये भी हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। ये दोनों हो गया सेम। लेकिन तो आपको लग रहा हो कि ये भी आधार बटे कर्ण, ये भी आधार बटे कर्ण, क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? देखिए यहां बराबर का साइन लगा, वो अपनी जगह है, लेकिन आधार से आधार को आप नहीं काट सकते, कर्ण से कर्ण को नहीं काट सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू बदली है। क्यों बदली है? अब समझिए, यहां पे बच्चा ए है और यहां पे बच्चा बी है। इस बच्चा भी नहीं है कि यहां पे बच्चा ए है, यहां पे बच्चा बी है, ऐसा नहीं है। यहां पे ए दिया गया और यहां पे बी दिया गया। इसका मतलब यह है कि ए यहां पे न्यून कोण है और यहां पर न्यून कोण कौन है? बी है। मतलब यहां पर आधार में क्या है? ए है, और यहां का आधार क्या है? बी। बात समझ पा रहे ना? तो अब वहां पे देखिए, तो पहले इस फिगर के लिए हम देखते हैं कॉस ए के लिए। किसके लिए? कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए हमको देखिए आधार पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो आधार इसको मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते, तो ये हो जाएगा हमारा आधार। ये किसके हम यहां लिख देते हैं? कॉस ए के लिए। देखिए यहां पे दो फिगर मैं बना के दिखाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहां पे लिखा है कॉस ए के लिए, ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये आपको पता है कि ये होगा कर्ण। ये आपको पता ही है क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है। ये आधार, ये कर्ण, और ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहां पे देखिए क्या है? आधार बटे लंब है, और आधार बटे लंब का मतलब है यहां पर क्या है? यहां आधार कितना है? एसी आधार है। तो यहां पे लिखे आधार कितना हो जाएगा बच्चा? एसी हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण आपका हो जाएगा एबी हो जाएगा। ये हो जाएगा एसी अपॉन एबी। क्या हो जाएगा? एसी अपॉन एबी इक्वल। अब कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए हम दूसरा फिगर बना लेते हैं। देखिए तुरंत कॉस बी के लिए हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। तो यहां पे फिगर आप अलग अलग से बना लीजिएगा, एग्जाम में भी अलग से बना देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कॉस बी के लिए इसको यहां पर रख दीजिए, इसको बी को यहां पर रख दीजिए, ए को यहां पर रख दीजिए, सी यहां पर, सी आपका यहां पर। समझ मारा? इसका मतलब ये आपका अब कॉस बी के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया है, और ये आपका कर्ण, ये तो कभी बदलता नहीं है बच्चा, ये नहीं बदलेगा हमारा। तो अब यहां पे इसको इसके लिए लिख दीजिए कॉस बी के लिए। तो यहां पे आप लिख दीजिए कॉस बी के लिए। तो ये जो फिगर है ये कॉस ए के लिए है, ये जो फिगर है ये कॉस बी के लिए फिगर। तो अब यहां देखिए कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? आधार हमारा बीसी हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे आधार हमारा बीसी है, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण हमारा एसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एसी, सॉरी आधार कितना हो जाएगा? आधार हमारा बीसी हो जाएगा। आधार हमारा बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा हो जाएगा एबी। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? एबी। देखिए ध्यान से यहां पे आधार यहां पे देखिए बीसी है, इसके लिए है, और कर्ण कितना है? कर्ण हमारे इसके लिए एबी है, तो हमने एबी कर दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं बच्चा, या आप यहां से काट सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं। तो देखिए दोनों का बेस अगर इक्वल है तो ये कट जाता है, दोनों का अगर बेस इक्वल होता है तो वो कट जाता है। तो एबी से एबी कैंसिल हो गया, तो ये बचा है सिर्फ एसी इक्वल बीसी। क्या बचा है? एसी इक्वल बीसी। अब चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लिए या ये वाला ट्राइंगल ले लिए। देखिए एक आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल जानते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में कि समद्विबाहु त्रिभुज उसको ही त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको पता है कि अगर ये AC इक्वल BC है तो मतलब AC ये है और BC क्या है? BC ये है। मतलब अगर ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर है, मतलब AC और BC ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो BC के सामने जो कोण बन रहा है और AC के सामने जो कोण बन रहा है वो भी आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए ये AC है, ये देखिए AC है ना, ये क्या है आपका? AC। और AC के जस्ट सामने वाला कोण देखिए, देखिए AC ये है ना दोनों। अब इसके जस्ट वाला कोण सामने कौन सा कोण है? यही वाला कोण तो आएगा। AC के जस्ट सामने कौन सा कोण है? तो आप कहेंगे सर कोण B है, तो AC के जस्ट सामने कोण हम लेंगे कोण B। और BC के जस्ट सामने कौन सा है?
BC देखिए यहां पर है और BC के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा होगा, कोण A होगा। यहां पर लिख देंगे एंगल A। तो यही चीज देखिए हमको प्रूव करना था, सिद्ध क्या करना था कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि एंगल B बराबर एंगल है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि एंगल B पहले लिख दिए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B है, और यहां पर लिख दीजिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के गुण के आधार पर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान, समान लिख देता हूं मैं, सॉरी इसको साफ से लिख देता हूं। यहां पे देखिए, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाला, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको जरूर 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसके लिए एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, फिर इसके लिए एक ट्रायंगल, और आधार बटे कर्ण दोनों का होता है, नीचे नीचे वाला कट जाएगा तो AB बराबर AC आ जाएगा। देन उसके बाद आपको ये दिमाग में रखना है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और दोनों भुजाएं जो बराबर होती है उसके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने देखा कि AC के सामने वाला एंगल B है और BC के सामने वाला एंगल A है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होगा।